बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद है। एक इंतहाई अहम और बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब से कुछ ही देर पहले बड़ी खबर आई है, उस खबर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे पर जो सबसे अहम केस है, वैसे तो एक लड़ाई चल रही है, वो बड़ी अहम है, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की इन फाइटिंग है, उसके ऊपर तमाम लोगों की तवज्जो है। लेकिन जो मुकदमा सबसे अहम आप कह सकते हैं मौजूदा सियासी मंजरनामे में है, वो है आर्टिकल 63A का फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला। जो वोट है वो काउंट होगा या नहीं, इस हवाले से एक रिव्यू दायर हुआ था और ये सारे का सारा घूम रहा है कि इस रिव्यू के नतीजे में हुकूमत को ये ऑप्शन मिल सकता है कि तहरीक इंसाफ के बंदों को लालच से, दबाव से, धमकी से, किसी भी तरीके से तोड़ ताड़ कर अपनी आईनी तरमीमी मुसव्वदा पास करवा ले। अब कॉज लिस्ट जारी हो गई है और हैरान कुन तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं। 30 सितंबर को एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, इस हवाले से दिल से बात करेंगे और साथ ही जवाब आएगा या नहीं आएगा, कौन किस पोजीशन में है, क्या जवाब जो है वो बराबर जवाब आएगा, काजी फ़ाइज़ ईसा का जवाबुल जवाब आएगा, वो जो खतूत का सिलसिला है वो कहाँ और कौन सी करवट के ऊपर बैठेगा, उसके हवाले से बात करेंगे। क्योंकि अदील के पास इस हवाले से बड़ी अहम खबर है कि इस रीसेंट एपिसोड में एक बहुत बड़ी और नुमाया और ड्रामाई तब्दीली जो है वो आ चुकी है नंबर गेम में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नंबर गेम मैटर कर रही है। कौन तगड़ी पोजीशन में है, कौन नहीं है, इस हवाले से भी बात करेंगे। आगाज़ में अदील सरफराज, 63A कुछ गैर मुतवक्के तो नहीं हुआ? नहीं सर, एज इट इज़ हुआ है जैसा हम सोच रहे थे। बहुत से लोग, आपको याद होगा, जब 63A, पहले थोड़ा सा वाज़े कर देते हैं 63A है क्या। ये आइन का एक आर्टिकल है 63A का, जिस पर फ्लोर क्रॉसिंग जो है अपनी पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट 2-3 ऐसे अहम मामलात, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब, वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, इसके अलावा आइनी तरमीम और बजट, ये वो मामलात हैं जिसमें आपने अपनी पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक वोट देना होता है। अगर आप नहीं देंगे तो फिर वो फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो तसव्वुर होगी और फ्लोर क्रॉसिंग के नतीजे में आपको डी सीट भी कर सकता है आपका पार्लिमानी लीडर और आपका वोट काउंट नहीं होगा। अच्छा, पहले जो है ना डी सीट होने तक तो था ये तशरीह की गई थी कि वोट काउंट नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया, जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठा था। उस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस इजाजुल हसन थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल थे और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल थे। उस बेंच ने 3-2 से एक फैसला दिया था। जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन वर ऑफ द व्यू के जजमेंट बहरहाल जस्टिस मुनीब अख्तर ने ही ऑथर की थी। उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि फ्लोर क्रॉसिंग को तो पहले मालूम है कि मुनहरफ करार पाएगा रुकन, लेकिन उसका वोट भी शुमार नहीं होगा। इसको फिर बहुत से लोग ये समझते रहे, ये मानते हैं आइन को रीराइट किया गया। बहरहाल 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया था, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल। इसके अगेंस्ट रिव्यू आते रहे, उन पर कभी समाअत नहीं हुई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, आपको याद होगा भी रिसेंटली जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ था, एक मौके पर जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था, मखसूस नशिस्तों के फैसला आने के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक इजलास के अंदर 2 इंतहाई अहम रिव्यूज़ फिक्स करने की कोशिश की थी। एक रिव्यू जो 2 रोज़ कबल आए फैसले मखसूस नशिस्तों के अगेंस्ट नून लीग ने दायर किया था और दूसरा 63A की जजमेंट का। अब एक बात, इसको आप कोइंसिडेंस कहें या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के माइंड में ये बातें पहले से मौजूद थी कि जो आइनी तरमीम है वो इन्हीं 2 मुकदमात से जुड़ी हैं। वो आइनी तरमीम जिसमें मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की एक्सटेंशन की बात होती है, उनकी मुद्दत ओहदा को बढ़ाने की बात होती है, या उन्हें मज़ीद 3 साल इंटैक्ट रखना किसी भी तरीके से, उसकी बात होती है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने पहली दफ़ा दोनों ने मिलकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की इन ख्वाहिशात पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये रिव्यूज़ फिक्स नहीं कर रहे, जिस पर फिर हमें देखा कि उस सर्द जंग का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ, जो कि बाद अज़ां फिर इन फाइटिंग में अब बदल चुका है। आपको मालूम ही है, ख़त किताबत जारी है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, उनकी ये जो जजमेंट है ये अब आड़े आ रही है उस आइनी तरमीम के, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं 8 या 10 वोटों के साथ वो ही पकड़ाई नहीं दे रहे हुकूमत के। नहीं, अगर वो पकड़ाई दे भी दे तो फिर सेनेट में उनके पास नंबर पूरा नहीं हो रहा, तो उनको वहाँ पर दरकार है कि या तो उनके साथ जो है वो अख्तर मेंगल साहब शामिल हो जाएं, मौलाना भी शामिल हों, एमएल वली भी शामिल हों, ये सब हो जाएं तब होता है। वो कहते हैं, अख्तर मेंगल कहते हैं कि 2 वोट चाहिए तो 2000 मिसिंग पर्सन या 2000 बंदे छोड़ दो बलूचिस्तान में। वो छोड़ने की पोजीशन में हुकूमत है नहीं, तो वो 2 वोट नहीं मिलते, तो ला महला मकसद यह है कि फ्लोर क्रॉसिंग करवानी और नंबर ऐसे पूरा करना है।
और यही मैं बात जो कर रहा हूँ मौलाना साहब की, अब देखें अगर ये काम हो जाता है 63A की जजमेंट रिवर्स हो जाती है इस रिव्यू के ऊपर, तो उससे मौलाना साहब की ज़रूरत कम हो जाएगी, उनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, आपके वोट कम से कम शुमार हो जाएंगे। उनके साथ क्या होता है जो खैर इसके हवाले से एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो एक कॉन्फिडेंस तहरीक इंसाफ का, वो ये कहते हैं कि तोड़ के दिखाओ हमारा बंदा, ये एक अलग बात है, लेकिन हुकूमत देखा है ना सर, कुछ तो किया जा रहा है ना, जाहिर है। बहरहाल बात यह है कि पहले जो एक बंद गली में हमें हुकूमत जाती नजर आ रही थी, उनके लिए ये एक दरवाज़ा ज़रूर खोला गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने, अब आते हैं असल खबर की तरफ, 63A की जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट रिव्यू को फिक्स करने की कोशिश की गई थी, नाकाम हुई। फिर इस हवाले से मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है, आप यू मे डिफर, कि जो सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया है, बिल्कुल यही राय है जो आपकी इस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो लाया गया है, उसका बुनियादी तौर पर मकसद ही ये था कि किसी तरीके से ये 2 नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएं। और अब आप देख लें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने अपने असूलों को ताक दिया। ठीक है, उन्होंने असूल थे सर जो जिनका वो ऐलान करते, बहुत से लोग कहते हैं, वो खुद दावे करते थे ना। मेरे ट्वीट आप निकाल लें 2 साल पहले के ऑर्डिनेंस के बारे कि अगर ऑर्डिनेंस से कानून साजी करनी है तो पार्लियामेंट को बंद कर दे, घर उसी ऑर्डिनेंस के बुनियाद पर इन्होंने अभी उसके सदर मुमलिकत के दस्तखत जो है उनकी स्याही खुश नहीं हुई थी, तो इन्होंने उसका अपना नोटिफिकेशन जारी कर दी और फिर अब लंबी चौड़ी वजाहतें दे रहे हैं। देखें मकसद क्या था, रिव्यू फिक्स करवाना 63A का, वो करवा लिया, 2 जजेस ने बैठ कर लिया ना। मंसूर अली शाह साहब नहीं आए, उन्होंने कहा आप ना बैठे, हम 2 हैं, अक्सरियत है, हमने कर दिया, उन्होंने फिक्स कर दिया। और फिर सोने पे सुहागा। आप देखें बहुत से लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि गालिबन जुलाई के महीने में एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर ही जो 63A की जजमेंट है इसके अगेंस्ट रिव्यू पर बेंच तश्कील दे दिया गया था, और वो बेंच था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में, उसमें जनाब काजी फाइज़ का नाम ही नहीं था। अब अचानक से ये जो 2 जजेस की मीटिंग होती है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं होते, उसमें बेंच ही रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। अब जनाब काजी फाइज़ साहब खुद उस बेंच में बैठेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह इज़ आउट। पहले गालिबन जस्टिस या अफरीदी वाज आल्सो इन द बेंच, वो भी अब नहीं है। तो ये जो सर एक तब्दीली आई है ना, उससे नज़र यही आ रहा है कि भाई वो पैकिंग की बात होती है ना, हाँ, आपने किसी भी सूरत कर लिया। अब ये बताएं आप मुझे कि जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके बारे में ये चल रहा था कि ये जो रुक्काबाजी हुई है और जिस तरीके से अनसेरेमोनियल मैनर में उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से बाहर निकाला गया है, और फिर उनके हवाले से 11 वजूहात बताई हैं काजी फाइज़ ईसा ने कि ये वजह है कि मुनीब अख्तर जो है वो हिस्सा नहीं है, वो हम में से नहीं है। तो बात चल रही थी, हाँ, बात ये चल रही थी कि शायद वो जो है अब मुकदमात में पार्टिसिपेट ना करें, उनका हिस्सा ना बने, रिक्यूज़ कर दें। तो क्या कॉज लिस्ट के मुताबिक करना दें? बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने रिक्यूज़ कर दिया, तो वो तो अब बेंच का हिस्सा है। रिपोर्टेड कि ही कन्वेड द CJP और द कमेटी कि ही इज़ नॉट गोइंग टू सिट। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर खबरें चलाई हैं हमारे दोस्तों ने, और मैंने फिर उस पर कंफर्म करने की कोशिश की। मालूम ये हुआ कि अभी तक उन्होंने कोई रिक्यूज़ल का नहीं बताया। तो अब नाम आ गया, तो अब वो वहाँ पर बैठ के रिक्यूज़ करेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर वो नहीं करेंगे तो जस्टिस मंसूर अली शाह में फील डिश्ड, वो ये समझे कि शायद मुझे डिच कर दिया क्योंकि मैंने आपकी वजह से इतना बड़ा स्टैंड लिया। नहीं, अब तो जब उस बंदे को जिसको चार्जशीट कर दिया गया है, तो ये तो अल्टीमेटली यही होना है कि उन्होंने रिएक्ट करना है। तो अब आए उस मामले की तरफ, उस मुद्दे की तरफ कि ये जो इसके सारे मामले के ऊपर खतूत लिखे गए, एक बड़ी ज़ाहिर है कि इस पे भी चैमगोइयाँ और वो हो रही हैं कि काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कितने जजेस खड़े थे, कितने खड़े हैं, नंबर गेम क्या है, अक़लियत में कौन है, अक्सरियत में कौन है, किसकी पोजीशन तगड़ी है, किसकी पोजीशन माठी है। सर देखें, पोजीशन तो आप अगर बाहर सड़क पर जाकर किसी से पूछेंगे ना तो वो ही बता देगा कि मंसूर अली शाह की तगड़ी है, लेकिन ख़बर ये है कि मंसूर अली शाह साहब की पोजीशन तगड़ी नहीं है, चंगी तगड़ी है। अच्छा, वो बहुत से लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद 2/3 ऑफ द जजेस जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हैं। अच्छा, और ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये बयान करती है या डिफ़ाइन करती है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के जो उनका एक्ट है, रिसेंटली जो एक्ट्स हैं या उनके जो खतूत हैं, उनको जस्टिफाई करती है ये पोजीशन। क्योंकि बहुत से लोग तो ये समझते हैं ना हम जैसे कि ये शायद आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस तरह का जो गुस्सा जस्टिस मुनीब अख्तर पर पर्सनल होकर निकाला जा रहा है। चले ठीक है, इख्तिलाफ राय आपका हो सकता है किसी जज के साथ, एक मुहज़्ज़ब अंदाज के अंदर आप उसका इजहार भी कर सकते हैं, मगर जब आप एक जज को ये ताना दें कि वो 11 बजे उठकर चला जाता है, एक जज को ये ताना दें कि आइनी मुकदमात नहीं सुनता, एक जज को आप ये ताना दें कि अपने ही सीनियर जजेस की इज़्ज़त नहीं करता,
मतलब ये बहुत ही माजरत के साथ पेटी वो किस्म के जिनको इल्ज़ामात। अब सवाल अब तो ये भी पैदा हो गया ना कि जस्टिस खेल को लाया ही क्यों गया, मजहर आलम शायद खेल he शायद इसीलिए लाया गया कि जो 63 में, क्योंकि वो डाइसेंटिंग वॉइस थे, उनका इख्तलाफी नोट था, तो ये इस किस्म का कोई बेंच बनना ये था। बात हम कर चुके हैं जब उनको लाया गया था, उस वक्त हम ये बात कर चुके हैं, ये सवाल हमने उठाया था, मगर फिर हमें ये यकीन दिलाया गया, बहुत से दोस्तों की जानिब से ये बताया गया कि भाई नहीं, उनको जिस मकसद के लिए लाया गया है, जिस नेक मकसद के लिए उनको लाया गया ना, उनसे वही अचीव करवाया जाएगा। वो है फौजदारी की जो पेंडेंसी है उसको ख़त्म कराना। अब देखें, यहाँ पर आपको एक बात और उस ख़त से आपको याद आई होगी, जस्टिस मंसूर मुनीब अख्तर के हवाले से काजी फैसल साहब ने ये भी कहा है कि ये रास्ता रोक के बैठे हैं उन एडहॉक जजेस का, उनको आईनी मुकदमात भी नहीं सुनने देते। अब आप डॉट्स कनेक्ट करें ना, हम नहीं कह रहे, ये काजी साहब खुद कह रहे हैं, काजी साहब ने उनको क्यों निकाला है कमेटी से। ये आईनी मुकदमात नहीं सुनने देते, तो आप आईनी मुकदमात में उनको डालना चाहते हैं जिनको आप फौजदारी मुकदमात की पेंडेंसी खत्म करने के लिए लाए थे। मेरी ना इस पे हमारे सीनियर कुलीग हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं मतीउल्लाह जान साहब, उनके साथ काफ़ी डिटेल्ड बहस हुई। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में अगर एडहॉक जजेस की एक मौजूद है गुंजाइश, आइन के अंदर दी गई है कि एडहॉक जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं, तो फिर हम क्यों कर उन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ केसेस तक महदूद रखें। तो उन्होंने कहा कि देखें, जो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है ना, आइन में दी गई, वो 17 जजेस की है। ये जो जजेस आते हैं, ये बेशक सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, ये बेशक सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, बट ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस मकसद के लिए जजेस हैं जिस मकसद के लिए इनको लाया गया है, ये सिर्फ वहाँ बैठ सकते हैं। उनकी तो ओपिनियन ये है कि ये फुल कोर्ट मीटिंग्स भी अटेंड नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते, उनको एडहॉक बेसिस पर लाया गया। सुप्रीम कोर्ट जो आइन कहता है वो 17 जजेस हैं। हाँ, आप 17 से उनको बढ़ाकर 23 कर दें या घटाकर 15 कर दें, लेकिन जो आइन कहता है ना वो वही है। तो इसमें ये जो जस्टिस मंसूर मुनीब अख्तर का पॉइंट है, ये बड़ा वैलिड है। वो ये कहते हैं कि इन जजेस के तो स्टेक्स ही नहीं है, इनको तो पता है कि भाई हम 1 साल के लिए हमने ना चीफ जस्टिस बनना है, ना हमारा और कोई काम है। इन्हें आप लोग जिस मकसद के लिए लाए हैं उस मकसद के लिए इनको इस्तेमाल करें ना। जो दीगर जजेस साहिबान हैं जिनकी पूरे एक करियर है, जुडिशल करियर है, वो लेकर चल रहे हैं अपनी एक लेगेसी को, उनके सामने आगे भी कुछ साल हैं। उन्होंने अपनी उनको वो मसला नहीं है कि लेगेसी ख़राब होगी नहीं होगी, ये इनके तो मसाइल ही डिफरेंट है ना इन जजेस साहिबान के। उनके ऊपर जो इख्तिलाफ राय है ना सर, वो जस्टिस मंसूर, देखें गुस्सा सारा जस्टिस मुनीब पर निकाला जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े वैलिड क्वेश्चन उठाए थे। उन्होंने कहा था कि देखें, एक जानिब ये पेंशन ले रहे हैं, दूसरी जानिब ये तनख्वाह भी ले रहे हैं। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं वो अगर 12-12 लाख ले रहे हैं, तो ये साहिबान जो हैं ये तकरीबन 28-29 लाख इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर इख्तिलाफ था, और ये कहा जा रहा था कि आप इन चीज़ों को सेट करें। और फिर जस्टिस मदर आलम मियां खेल, पहले तो हम ये सुन रहे थे कि वो ये कह रहे हैं, क्योंकि खतूत भी उनके आए थे कि सियासी जो सोशल मीडिया का जो प्रेशर है उसके लेकर उन्होंने इनकार कर दिया, और फिर वापस उनको ले भी आए। अब उस सब के बावजूद जो उनके ऊपर प्रेशर था सोशल मीडिया का सो कॉल्ड, या जो उनके ऊपर तनकीद हो रही थी उनकी अपॉइंटमेंट से पहले, अब उसी तनकीद को दुरुस्त करार देते हुए वो बेंच का हिस्सा कैसे बन रहे हैं। भले ही वो उस 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे, भले ही वो पहले मुकदमा सुन चुके हैं, मगर अब वो एडहॉक जज हैं, उनको ये मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। पहली बात ये है। तो यहाँ पर अगर काजी फाइज साहब बज़िद हैं, तो फिर जो आपने बात शुरू में की ना, वो दुरुस्त साबित होती है ना, कि फिर उनको ही उनकी रिफ्यूज़ल के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में लाने का मकसद यही था कि वो शायद रिक्यूज़ कर चुके थे, उससे इख्तिलाफ कर चुके थे, डाइसेंटिंग नोट लिख चुके थे। तो अब ज़ाहिरी बात है, क्योंकि जो मैंने पहले आपके साथ खबर शेयर की ना कि जजेस की अक्सरियत किस तरफ है, तो जिस तरफ अक्सरियत नहीं होती उनको फिर अक्सरियत किसी न किसी तरीके से पूरी तो अक्सरियत समेटने की, बनाने की इस ख्वाहिश में और इस लड़ाई के बीचों बीच क्या अब मामला जो है वो काजी फाइज ईसा के जवाबी ख़त के ऊपर कंक्लूड हो गया है, या फिर इस तगड़ी पोजीशन में जो ग्रुप जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ अगर जजेस मौजूद हैं तो फिर अब वहाँ से भी जवाब आएगा? सर, मेरी जो इत्तला है, मेरी जो ख़बर है वो ये है कि पिक्चर अभी शुरू हुई है, अभी मामलात मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे। और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनकी बदकिस्मती ये है कि वो जज्बात में आकर उन्होंने अपने सारे कार्ड शो कर दिए हैं। और दूसरी जानिब से तो अभी एक ख़त भी नहीं आया, सिर्फ एक ख़त आया था जस्टिस मंसूर अली शाह का, और वो ख़त आप देख लें, आप उसका जायज़ा ले लें, आप काजी साहब का ख़त पढ़ लें और जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त पढ़ लें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो बातें की गई थी वो हक़ाइक़ पर मबनी थी। मैं कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा या उनकी हिमायत यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लेकिन हम पढ़ते तो हैं ना सर, एज जर्नलिस्ट जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं चीज़ को हम पूरा पढ़ते हैं।
कुछ सेंस बनती हैं चीज़ों। उन्होंने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ काजी साहब से क्वेश्चंस किए कि सर ये बात आप करते थे, वन मैन शो, ये सारी बातें मदयाल साहब के मास्टर लिए ऑफ वो द करते थे। रोस्टर और ये सारी कहानी वो करते। फुल कोर्ट देखें ना, मैंने कल अपनी वीडियो में यही कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी ख़त भेजा गया जस्टिस मंसूर अली शाह को, उस ख़त के अंदर दुनिया जहान की बातें हैं, अपना पूरा CV उन्होंने पेश कर दिया है कि मैंने क्या खिदमात अंजाम दी हैं। हम सराहते हैं आपकी खिदमात को, आपकी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में बड़ी खिदमात है, लेकिन दूसरी जानिब मुस्कुराते हुए कह रहे हैं। चलें, दूसरी जानिब आप ये भी तो देख लेना सर, जो सवालात आपसे पूछे गए थे, सवालात नहीं थे। जस्टिस मंसूर अली शाह की एक तजवीज़ थी या एक गिला था, एक शिकवा था फुल को, जो 4 साल काजी फाइज साहब को हुआ करता था। उस पूरे ख़त में जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल, आप मुझे और आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि फुल कोर्ट का मुतालबा कौन करता है। फुल कोर्ट का मुतालबा करने का मतलब है कि जब फुल कोर्ट बैठेगा तो काजी फाइज ईसा साहब अक्सरियत में नहीं होंगे, काजी फाइज ईसा अक़लियत में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के बेशतर जजेस खड़े होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ। और यही वो खौफ है, यही वो कहानी है, यही वो नुक्ता है जिसके इर्द गिर्द इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। इसमें अभी बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आने हैं, बड़े सरप्राइजेज़ आने हैं, क्योंकि ये जो आखिरी हफ्ता है सितंबर का और उसके बाद अक्टूबर का महीना आखिरी हफ्ता तक, ये बड़ा ही मारा मारी वाला टाइम है और इसमें बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी, हैपनिंग टाइम है। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।